लास्ट क्लास में हम लोग कॉमन मोड गेन और उसके अलावा डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाकी की कॉन्फ़िगरेशन को हमने किया था। जिनमें से कॉमन मोड गेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे फिर से आएगा, जहाँ पे कि आपको फिर से इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे वो CMRR नाम से आएगा। बट CMRR में भी कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमन मोड गेन जो है, कॉमन मोड गेन जिसको डिनोट हम किससे करते हैं, किस टर्म से डिनोट करते हैं कॉमन मोड गेन को? AC। यस, AC। और इसको हमें मिनिमाइज करना होता है जब भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं। और उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज करके हम क्या डिजाइन करेंगे, अल्टीमेटली ऑप एम्प डिजाइन करेंगे। तो उस ऑप एम्प को जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस स्टेज पे हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऐसा डिजाइन करना होता है कि AC जो प्रेजेंट होने वाला है उसकी वैल्यू को हम मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। और उसको करने का एक ही तरीका है, जो मैचिंग है, जो इनपुट स्टेज में हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके बीच में मैचिंग कंप्लीटली होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि वो एग्जैक्ट सेम हो, पूरी तरीके से मैचिंग हो। दोनों के जो कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे BJT के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं मुझे? मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से उसके डिवाइस वाले पैरामीटर्स हैं, ये पता है आप लोग को? क्योंकि सारा गेम तो BJT से ही हो रहा है, क्योंकि डिवाइस जो लगाई है हमने वो है BJT। BJT का जो पैरामीटर है वो कौन सा है, बता सकते हैं कोई एक भी पैरामीटर जो कि मिसमैच हो सकता है आप लोग के हिसाब से? बीटा। यस, बीटा, वेरी गुड। बीटा क्या है? कॉमन एमीटर गेन। कॉमन एमीटर गेन, कॉमन एमीटर गेन या कुछ और गेन? Current gain of the common emitter configuration of the transistor. करंट गेन, करेक्ट। ये जो बीटा है, जो इनपुट स्टेजेस में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कभी भी जब हम एक ट्रांजिस्टर लें, दो ट्रांजिस्टर लें, तीन ट्रांजिस्टर लें, उनको हमें आइडेंटिकल रखना है। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि उन सभी ट्रांजिस्टर्स का बीटा भी सेम हो। और अगर बीटा में थोड़ा भी चेंज है, जैसे कि आपको पता है अगर बीटा चेंज होगा तो बीटा से अकॉर्डिंगली अल्फा चेंज हो जाएगा, और अल्फा अगर चेंज हुआ तो IC और IE का रिलेशन भी चेंज होगा। सिमिलरली अगर बीटा चेंज हुआ तो IC और IB के रिलेशन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि IB तो वैसे ही स्मॉल होता है एंड बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर 100 से 99 भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी, अल्फा की वैल्यू होती है 0.99, और अगर 0.99 से 0.97 भी हुआ तो उससे मेजर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फुली मैच ऑल द ट्रांजिस्टर्स। तो इस वजह से, क्योंकि ये मिसमैचिंग बनी ही रहनी है, और मिसमैचिंग है तो कॉमन मोड टर्म, जो कॉमन गेन वाली टर्म है वो प्रेजेंट होने वाली है। बस हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम मैचिंग को जितना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं वो करें। तो अब हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है। अभी आप लोगों को ये समझना है कि ये जो ऑप एम्प पढ़ रहे हैं, दिस इज ओपन लूप ऑप एम्प, मतलब इसमें हमने फीडबैक को यूज नहीं किया है। अभी हम वो सर्किट पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे आपको सिर्फ ये ट्राइंगल जैसी चीज मिलती है, ये ऐसा ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के अंदर, हर जगह तो हम ट्राइंगल ही पढ़ते हैं, बट इस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तरीके का बेस है। बाकी उसके बाद हर जगह आप जहां भी जाओगे ऑप एम्प को आपको एज अ ट्राइंगल ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये एक डायरेक्ट कपल्ड मतलब कि ये DC और AC को डायरेक्ट एम्पलीफाई करता है। बाकी के जो एम्पलीफायर्स होते हैं, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अलावा भी बहुत सारे एम्पलीफायर्स होते हैं, बट उनमें इनपुट स्टेज में एक कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है CC, जिसकी वजह से वो DC को क्या कर देते हैं, DC को रिजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ AC को एम्पलीफाई करते हैं। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है।
क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां हमने कहीं भी ऐसा कोई कैपेसिटर यूज नहीं किया था इनपुट स्टेज में। सो अगेन इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर जिसमें कि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। उसके अलावा हम लेवल ट्रांसलेटर अभी आगे देखेंगे होता क्या है, लेवल ट्रांसलेटर यूज करते हैं और एक आउटपुट स्टेज होती है। जैसा कि आप लोग को ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, इज दिस ब्लॉक डायग्राम विजिबल? ब्लॉक Yes, डायग्राम ma'am. सभी को विजिबल है? से 10:42 हो गए हैं, अब ऑलमोस्ट सभी लोग 34 अगर आ गए स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा को अब ज्यादा मैं एडमिट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। So this is the block diagram of basic operational amplifier. इस block diagram में हमारे पास 4 blocks दिख रहे हैं। इन 4 blocks में first is input stage, 2 input है, 2 terminals होते हैं op-amp में, 2 input होते हैं। तो पहली stage है input stage, second stage is intermediate stage and then level shifting circuit और output stage। ये 4 stages है। अब इनको देखते हैं हम लोग कि इन 4 stages में क्या क्या है ये स्टेजेस। तो सबसे पहले जो इनपुट स्टेज है, इनपुट स्टेज हमारी होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, ठीक है, डिफैम्प होता है। अब डिफैम्प में भी कौन सा डिफैम्प जो हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा है, विच इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। उस फर्स्ट स्टेज के बाद अब ये क्यों रखा जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेन, क्योंकि ये जो ओवरऑल आप 4 ब्लॉक दिख रहे हैं, इन 4 ब्लॉक को लगा करके हमने एक पैकेज बनाना, एक आईसी बन जाएगी, मतलब उसके कुछ पिन्स होंगी, एक सिंगल पैकेज की आईसी या मोनोलिथिक आईसी कह लीजिए। हाइब्रिड आईसी और मोनोलिथिक आईसी, आपने 2 टाइप की आईसी पढ़ी है। मोनोलिथिक आईसी मतलब कंप्लीट जितना भी फैब्रिकेशन होगा सिंगल सबस्ट्रेट पे होगा, हम 2-3 अलग अलग सबस्ट्रेट्स को यूज नहीं कर रहे होंगे। तो ओपैम्प भी एक मोनोलिथिक मतलब कि सिंगल आईसी पैकेज के फॉर्म में आता है। अगर अभी इस टाइम पे कॉलेज लग रहा होता तो आपको लैब में दिखाया जाता कि वहाँ पे उसकी एक छोटी सी, बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि आधे सेंटीमीटर के बराबर की आईसी होती है। ये जो कंप्लीट सर्किट आप लोग अभी पढ़ेंगे, उस आधे सेंटीमीटर के आईसी के अंदर ही पूरी की पूरी इनबिल्ट होती है, और उस छोटी सी आईसी का ही काम होता है पूरा। उसके बाद हम उसमें फीडबैक लगाते हैं, जो बाकी बाद में पढ़ेंगे और ऑलरेडी जो कि पढ़ चुके हैं फीडबैक हम लोग, उसको अब उसमें फिट करना होगा कि बाद में हम कैसे फीडबैक इसमें लगाते हैं। बट एक सिंगल आईसी की जब बात करते हैं, मतलब एक सिंगल पैकेज आईसी जो है जिसमें कि हमने फीडबैक यूज नहीं किया है, वो उसके अंदर ये ब्लॉक्स होते हैं। उन ब्लॉक्स में सबसे पहली स्टेज जो है वो है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड मोस्ट ऑफ द गेन इस ओवरऑल ओपैम्प का हमें फर्स्ट स्टेज से मिलता है। मतलब ये जो ए मिलता है, ए का ज्यादातर पार्ट इस डिफैम्प से आता है। देन उसके बाद आ जाते हैं, और दूसरी चीज उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है, वही इस ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस होता है। और जब हम अभी ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। यस मैम। यस मैम। तो अभी जब ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक तो हमें हाई गेन चाहिए होता है, मतलब आइडियली इंफिनिटी, एंड दूसरा हाई इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए होता है। एंड हाई इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आइडियली इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है। और ये दो पैरामीटर डिसाइड होते हैं इस इनपुट स्टेज से, विच इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेज से हमें पूरा गेन नहीं मिल सकता है, सो हमें बाकी के स्टेजेस को भी लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज भी एक डिफैम्प ही होता है, मतलब उसके बाद फिर से हम एक डिफैम्प यूज कर रहे हैं। और ये जो होता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट होता है। मतलब यहाँ पे आप देखिए सिंगल एरो हो गया, अभी तक 2 एरो जा रहे थे, मतलब दिस वाज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। यहाँ पे हमने 2 आउटपुट लिए, बट यहाँ से डुअल इनपुट तो 2 जा रहे हैं, बट अनबैलेंस्ड आउटपुट, मतलब आउटपुट हम एक ही बीजेटी के कलेक्टर से ले रहे हैं, हम दोनों बीजेटी के कलेक्टर के अक्रॉस से आउटपुट नहीं ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और अगेन इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये जो गेन मिला है हमें, उसी गेन में हमें A1 A2 कर दें तो हाई गेन हो जाएगा। मतलब कि अगर गेन कम हो रहा है तो उस गेन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम और ज्यादा डिफैम्प की स्टेजेस को ऐड कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो गेन हमें मिलने वाला है ओपैम्प का, वो हम
कर सके। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. इज लेवल शिफ्टिंग सर्किट। अब लेवल शिफ्टिंग सर्किट का क्या काम होता है कि हमने दो प्रीवियसली ऑलरेडी डिफरेंट की स्टेजेस यूज कर ली हैं। तो जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर पहली बार यूज किया और इसके आउटपुट पे कुछ वोल्टेज प्रेजेंट हुआ और वही आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेज में एज अ इनपुट चला गया, देन नेक्स्ट स्टेज का भी आउटपुट आया। तो ये जो सारी प्रोसेस मतलब इनपुट गया, इसका आउटपुट आया और इसका ही आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए एज अ इनपुट होगा। तो क्या होता है कि जो इनपुट स्टेजेस में बीजेटी लगे हैं, उन बीजेटी में जो एमीटर सेक्शन मतलब बीजेटी में बेस करंट एंड एमीटर करंट और कलेक्टर करंट वो इस स्टेज में भी होगी, सिमिलरली इस स्टेज में भी होगी। लेकिन क्या होता है जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो डीसी एनालिसिस में ये है कि इनिशियली जो एमीटर वोल्टेज है, इनिशियली जो कलेक्टर वोल्टेज है, इनिशियली जो बेस वोल्टेज है ये 0 होना चाहिए, एट ग्राउंड होना चाहिए, तभी हमें आउटपुट पे एग्जैक्ट वैल्यूज प्रॉपर वैल्यूज मिल पाएंगी आफ्टर एम्प्लीफिकेशन। लेकिन जब एक स्टेज से एम्पलीफाई होकर के वो चीजें सेकंड स्टेज पे जाती हैं तो ऑलरेडी जो लेवल है वोल्टेजेस का एट द बेस, एट द एमीटर एंड एट द कलेक्टर वो 0 से ऊपर हो जाता है। और अगर 0 से ऊपर हो गया दैट मीन्स कि अब जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट और ज्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो VE, VC और VB का लेवल है वो 0 से ऊपर हो गया है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट हमें जितना मिलना चाहिए वो ग्राउंड से और ज्यादा ऊपर मिलेगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज मिलने वाली हैं वो मे भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये जो 0 वाला पॉइंट था वो 0 वाला पॉइंट ही हमारा शिफ्ट होकर के कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंच गया है बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव स्टेजेस। क्योंकि हमने बहुत सारी स्टेजेस यूज कर ली थी जिसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाला पॉइंट था वो ग्राउंड वाला पॉइंट 0 वोल्ट से उठ करके हायर पोटेंशियल पे पहुंच गया है। बट ये एक तरह का ड्रॉबैक है क्योंकि इससे हमारा आउटपुट जो है वो क्लिप हो जाएगा, मतलब टोटल स्विंग हमें नहीं मिल पाएगा जो हमें कंप्लीट स्विंग आउटपुट में चाहिए। तो उसके लिए हमें इस लेवल को, ये जो हमारे सिग्नल का लेवल है जो कि ग्राउंड पे होना चाहिए, उसको हमें वापस से ग्राउंड में लाना होगा आफ्टर दिस इंटरमीडिएट स्टेज। तो जो थर्ड स्टेज है वो है लेवल शिफ्टिंग सर्किट। जैसे कि आप लोगों ने क्लैम्पर सर्किट पढ़ा होगा। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, जो भी हमारा वेवफॉर्म है उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्लैम्प कर देता है। यस और नो पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. क्लैम्पर सर्किट पढ़ा Yes, है ma'am. जिसमें कि हम इनपुट में कैपेसिटर और डायोड के साथ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है कि उस वैल्यू को, वोल्टेज को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जिस भी वोल्टेज को जिस भी वैल्यू पे उसने स्टोर किया है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से क्लैम्प कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट का लेवल हमें 0 पे रख, मतलब जो पर्टिकुलर रेफरेंस वोल्टेज है उससे ग्राउंड पे होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसिव स्टेजेस वो जो ग्राउंड वाला पोटेंशियल है वो उठ करके किसी दूसरे वोल्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब हायर वोल्टेज पे पहुंच गया है, जिसको कि अगेन हमें 0 पे ही लाना है। तो उसके लिए थर्ड स्टेज में हमने यूज कर लिया है लेवल शिफ्टिंग सर्किट। जो हमारे सर्किट के, जो हमारा ये जो अभी तक सर्किट जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे पहुंचा है वहां तक जो डीसी पोटेंशियल है उस डीसी पोटेंशियल को अगेन ग्राउंड पे ला दे, और ताकि वो जो वैल्यू है जितना हमें चाहिए उतने ही रेफरेंस के अक्रॉस मिले। और फिर आउटपुट स्टेज यूज करेंगे, और आउटपुट स्टेज का अपना अलग काम होता है ताकि हमें जो वैल्यू आउटपुट पे चाहिए, जो आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए वो मिल सके, एंड जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो मिल सके, जिसको अभी हम लोग अलग से भी देखेंगे। तो इतना क्लियर है अभी सिर्फ इतने ब्लॉक डायग्राम से। अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ओपैम का ब्लॉक डायग्राम पूछा ही जाता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम को डिफाइन करिए, तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पूछा गया है। अगर आपसे ज्यादा नंबर का पूछा गया है तो आपको हर ब्लॉक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर आपसे ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछा गया है तो अननेसेसरी आप हर ब्लॉक को एक्सप्लेन करने मत जाइएगा। से ब्लॉक डायग्राम बना करके पैराग्राफ वाइज हर एक सेक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इंडिविजुअल ब्लॉक्स को देखते हैं। फर्स्ट 2 स्टेजेस तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज लेवल शिफ्टिंग सर्किट एंड आउटपुट स्टेज, तो इनको देखना है।
इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है। इनपुट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज ये हमारी डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, जिसको कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और थर्ड स्टेज जो है वो है लेवल शिफ्टिंग सर्किट, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इसको अभी हम लोग देखते हैं। लेवल शिफ्टिंग सर्किट या लेवल ट्रांसलेटर भी बोलते हैं इसको। और लेवल ट्रांसलेटर का काम जो होता है, ये ऐसे कुछ सर्किट यूज किए जाते हैं इसमें। सभी को दिख रहा है सर्किट? यस मैम। लेवल ट्रांसलेटर का काम वही है, जैसे कि मैंने बताया कि इस यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है इसके पहले ऑलरेडी दो स्टेजेस लगी थी, मतलब ये जो इनपुट है इसके पहले दो स्टेजेस लगी हुई है। अब ये दो स्टेजेस के बाद जो इनपुट यहाँ आ रहा है उस इनपुट का डीसी लेवल। अब डीसी लेवल से क्या समझते हैं आप लोग? डीसी लेवल मतलब कि अगर ये सर्किट एम्पलीफायर की तरह वर्क करने वाला है तो सबसे पहले तो इसका डीसी एनालिसिस होगा, और उस डीसी एनालिसिस से ये इंश्योर किया जाएगा कि हाँ ये एक्टिव रीजन में है और इसका ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, मतलब इसका ये डीसी क्यू है एंड आईसी क्यू है। इसी ऑपरेटिंग पॉइंट से क्योंकि हमें एसी पैरामीटर जैसे कि आर ई डैश मिलेगा और जीएम मिलेगा, जो भी हम मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एसी पैरामीटर्स है वो इन्हीं डीसी पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये वीसी और आईसी की वैल्यू ही चेंज हो जाती है, मतलब इनिशियली तो ये हमने जीरो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला, बट क्या हुआ कि हमारा ग्राउंड पोटेंशियल 0 वोल्ट ना होगा कि अब उससे हायर हो गया, सपोज 1 वोल्ट हो गया, तो जो ये वैल्यू हमें प्रीवियसली मिलने वाली थी विद रिस्पेक्ट टू जीरो, अब हमें किसके रिस्पेक्ट में मिलेंगी? 1 वोल्ट या उससे ज्यादा वोल्ट के रिस्पेक्ट में फॉर एग्जाम्पल। तो ऑलरेडी पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इस बढ़े हुए पोटेंशियल को हमें वापस से डाउन टू ग्राउंड ले आना पड़ेगा, डाउन टू जीरो वोल्टेज ले आना पड़ेगा, ताकि हमें एग्जैक्ट उतना ही एम्प्लीफिकेशन आउटपुट में मिले जितना कि रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी रेफरेंस को चेंज करने से वैल्यू को बढ़ा करके देखना वो एम्प्लीफाइड वैल्यू की करेक्ट वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा सर्किट यूज किया गया है जो है कॉमन एमीटर फॉलोअर सर्किट, मतलब जहाँ पे कि हम आउटपुट ले रहे हैं एमीटर से और इनपुट दे रहे हैं बेस पे, और एमीटर से आउटपुट लेने की वजह से जो डीसी वोल्टेज है एट दी आउटपुट वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ हम वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे और दो रेजिस्टेंसेस के बीच में से आउटपुट लिया गया है, तो जहाँ पे ही दो रेजिस्टेंसेस मतलब दो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में प्रेजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज तो डिवाइड होगा ही। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है, सीरीज में दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगा दिए तो डेफिनेटली वोल्टेज डिवाइड होने वाला है, और वोल्टेज डिवाइड होगा तो यहाँ पे आउटपुट पे जो डीसी का लेवल है वो 0 वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, भले ही यहाँ पे 0 वोल्ट पे ना प्रेजेंट हो। सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, एमीटर फॉलोअर में ही हम डायोड का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द डीसी पोटेंशियल टू द जीरो। सिमिलरली हम करंट मिरर सर्किट यूज कर सकते हैं। ये सर्किट करंट मिरर सर्किट है, आप लोगों ने अगर पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पे कि हमने दो बीजेटी लिए थे और उनका आपस में कनेक्ट किया हुआ है। करंट मिरर सर्किट, डायोड कॉम्बिनेशन या वोल्टेज डिवीजन सर्किट, ये तीन कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं एज अ लेवल ट्रांसलेटर टू शिफ्ट द डीसी पोटेंशियल टू द 0 वोल्ट। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? एनीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग को? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रहे हैं ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैम अभी। ओके। और
ये वॉरियर गेमर कौन है? ये अपना नाम थोड़ा चेंज कर ले बेटा। वॉरियर गेमर किसका नाम है? आपकी क्लास में वॉरियर गेमर किसका नाम है? मैम मैं ईमेल ईमेल चेंज हो गई थी मैम, मैं करता हूँ। हाँ बेटा, वॉरियर गेमर आपका नाम है तो फिर आपका एग्जाम में भी वॉरियर गेमर लिखा जाएगा ना। नो मैम, ये ईमेल में वैसे अंकित पाठक नाम लिखा है। हाँ, तो आप अंकित अपना इसको एडिट कर लीजिए जैसा भी हो, ठीक है। Yes. सो अभी तक हमने लेवल ट्रांसलेटर सर्किट पढ़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज आउटपुट स्टेज। और उसके पहले ये प्यारा सा सर्किट जो दिख रहा है आप लोग को, दिस इज द कंप्लीट बीजेटी सॉरी कंप्लीट ऑप एम्प डायग्राम। दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे जो हमने 4 ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं, अब ये 4 ब्लॉक डायग्राम को देखिए। फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये फर्स्ट यहाँ पे 2 इनपुट गए हैं और 2 आउटपुट। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा ये वाली? दिस इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। देन सेकेंड स्टेज, ये 2 आउटपुट उठ करके गए ये फिर से 2 बीजेटी के बेस में। तो सेकेंड स्टेज क्या हो गई? डुअल इनपुट, बट आउटपुट जो हमने लिया है सिंगल ऑप एम्प, जो सिंगल बीजेटी के कलेक्टर से ही आउटपुट ले लिया है, ये देखिए। तो ये हो गया डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। सेकेंड इज अगेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिर जो थर्ड स्टेज हमने देखी अभी वो है लेवल ट्रांसलेटर। यहाँ पे एक बीजेटी लगा हुआ है, देन एमीटर से आउटपुट, मतलब एमीटर फॉलोवर सर्किट। एमीटर फॉलोवर सर्किट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बताइए मुझे। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इवन मैंने एनालॉग सर्किट्स में भी बताया है। एमीटर फॉलोवर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? यहाँ पे तो हम यूज कर रहे हैं डीसी पोटेंशियल को 0 पे लाने के लिए, बट वैसे भी Ma'am, very high input resistance. नो, इसके अलावा भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वोल्टेज को Gain फेज शिफ्ट कर of- देता है। No, gain is 1. This is used as a buffer, voltage follower, emitter follower, source follower. इसका वोल्टेज गेन 1 होता है, वोल्टेज गेन 1 और फेज शिफ्ट 0। दैट मीन्स ये सिर्फ एक बफर, मतलब कि इस स्टेज तक जो भी गेन रहा होगा उस गेन को वो एज इट इज आगे पास करने वाला है, तभी तो इसको यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसी कोई स्टेज कर ली जो या तो गेन को कम कर दे या गेन को बढ़ा दे, तो ओवरऑल हमारे सर्किट का स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए एमीटर जितने भी फॉलोवर सर्किट्स होते हैं, मतलब एमीटर फॉलोवर हो गया, वोल्टेज फॉलोवर हो गया, सोर्स फॉलोवर हो गया, ये जो है इनका वोल्टेज गेन इज 1 ऑलवेज और फेज शिफ्ट इज 0। दैट मीन्स ये एक बफर की तरह काम करेगा, जिसके इनपुट में जो भी दिया जाएगा वो आउटपुट में एज इट इज आएगा। बस ये यहाँ पे इस तरीके से यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर भी यूज किया गया है, दिख रहा है सभी को। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये डीसी पोटेंशियल जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है वो 0 पे वापस से ले आ दे रहा है। इज इट क्लियर? जहां भी एमीटर फॉलोवर सर्किट आप सुनते हैं तो आपको ये सबसे पहले पता चल जाना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ये आ ही जाना चाहिए कि एमीटर फॉलोवर दैट मींस इसका गेन, वोल्टेज गेन क्या है? यूनिटी है। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। और नेक्स्ट इज आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज जो है एक पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर होता है। पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर, और इसका काम क्या होता है
कि जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है, ये भी एक तरह का एमीटर फॉलोअर ही है। अगर देखेंगे तो यहाँ भी हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से ले रहे हैं। और इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि अब जो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलने वाला है उसका स्विंग हमें ज्यादा मिले, मतलब मैक्सिमम स्विंग हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो आउटपुट है वो क्लिप हो जाए। तो उसके लिए ये पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर यूज किया जाता है। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट जो है कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आइडियली 0 होना चाहिए एंड प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो वो इस सर्किट की मदद से हमें मिल जाता है, मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है एंड आउटपुट स्विंग इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम स्विंग वी विल गेट एट द आउटपुट, जिसकी वजह से पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो जो लास्ट स्टेज है वो है पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर, और इसके बारे में आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ना होगा। वो आपको सेड्रा और स्मिथ में मिलेगा। कौन सी बुक में मिलेगा? सेड्रा स्मिथ का पीडीएफ है आप लोगों के पास क्या? एनीवन? सेड्रा एंड Yes, स्मिथ का ma'am, I पीडीएफ have. है? हाँ तो उसको शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज मेरे पास भी है, मैं भी इसको शेयर करूंगी, लेकिन क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से उसको ड्राइव के थ्रू ही शेयर कर सकते हैं, तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। सो ये 4 स्टेजेस हो गई ओप एम्प की, और इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन 4 ब्लॉक से मिलकर के बना हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने रेजिस्टेंसेस और कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। 2 2 4 1 5 2 7 7 ट्रांजिस्टर्स एंड इसके अलावा बहुत सारे रजिस्टर्स और प्लस VCC एंड माइनस VEE ये सप्लाई लगी हुई है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट एक सिंगल पैकेज, मतलब एक छोटी सी आईसी में इनबिल्ट किया जाता है, और जिस आईसी का साइज होता है 0.5 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये आप लोग अब सोच सकते हैं कि किस तरीके से फैब्रिकेशन, मतलब अब आप ये मत सोचिएगा कि हमने अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को लेकर के उनको कनेक्ट किया है। हमने क्या किया है, एक सबस्ट्रेट लिया है, एक कॉमन सबस्ट्रेट मतलब एक सिलिकॉन का वेफर लिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सारी डिवाइसेस सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो एक सिलिकॉन का वेफर लेकर के उस वेफर में खुद ही इनबिल्ट किया है। इनबिल्ट मतलब डिजाइनिंग करी गई है, ड्रेन बनाया है, सोर्स मतलब कि बेस बनाया, एमीटर बनाया, कलेक्टर बनाया, देन ये सारे ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन करने के बाद पाथ क्रिएट किया, रेजिस्टेंसेस बनाए वहां, मतलब एक कॉमन सबस्ट्रेट के अंदर ही ये चीजों को फैब्रिकेट किया गया है, और इसी को ही बोलते हैं फैब्रिकेशन का प्रोसेस। और एक आईसी ऐसे ही बन करके आती है, मतलब ये तो एक सिंपलेस्ट आईसी है, और जो आईसी आ रही है उसमें तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब कि 10, ये समझ लीजिए 10 टू द पावर 6 से भी ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि उनका साइज कम हो गया है। और उसके साथ ही साथ उन सभी का कनेक्शन हम मेटल से करते हैं, मेटालिक पाथ के थ्रू कनेक्शन करते हैं, और ये सारी चीजें जब पूरी हो जाती हैं तब एक कंप्लीट आईसी निकल करके आती है, और जिसका काम क्या होता है, एम्पलीफिकेशन देना। मतलब कि ओवरऑल ये सर्किट क्या काम करेगा, अभी हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ओवरऑल फंक्शनिंग भी देखेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि ओवरऑल क्या करना है, आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक डिफरेंशियल गेन होगा और उसी से एम्पलीफाइड होगा, V1 माइनस V2 इंटू AD। तो ये जो AD है ये 2 स्टेजेस से निकल करके आ रहा है। देन उसके बाद उसके DC लेवल को मेंटेन करने के लिए लेवल ट्रांसलेटर लगाया गया है। देन आउटपुट में हमें फुल स्विंग चाहिए,
कंप्लीट स्विंग चाहिए, उसके लिए हमने आउटपुट में पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर लगाया है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस को कम से कम मेंटेन किया गया है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में? कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। एनीवन? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस और No, नो ma'am. कुछ तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल ओपैम की हमें पढ़नी है। आइडियल ओपैम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर की हमने पढ़ी, जो हमने एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर की भी कह सकते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ओपैम की है। क्यों? क्योंकि ओपैम जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर से ही बना हुआ है। जो ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? जो उसका वोल्टेज गेन एडी मिल रहा है वो क्या है? अब एडी हम क्यों डिनोट कर रहे हैं? डी फॉर डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट जो वोल्टेजेस है उनका डिफरेंस मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एडी, डिफरेंशियल गेन। तो ये जो डिफरेंशियल गेन है वो आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आर आई है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। हम आइडियल ओपैम्प की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं। आइडियली इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। क्यों? अगर इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली इंफिनिटी होगा तो हम किसी भी वैल्यू का सोर्स उस सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हुआ तो यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। अगर इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इंफिनिटी है, तो आप ये सोचिए कि ये हमारा ओपैम्प का सर्किट है और इसका इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, मतलब कि आइडियली ये दोनों टर्मिनल्स ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका आरआई क्या है? इंफिनिटी है, और इससे हम कोई भी पोटेंशियल, कोई भी वैल्यू का वोल्टेज या करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लोड इस सर्किट पे पड़ने वाला नहीं है, और इसी वजह से इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट रखा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है कि क्यों हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए? क्यों? क्योंकि हम ताकि कोई भी सोर्स, किसी भी वैल्यू के सोर्स को हम इनपुट में कनेक्ट कर सके और उसको हम एम्पलीफाई कर सके, इसलिए इसका इनपुट रेजिस्टेंस को आइडियली हम इनफाइनाइट रखते हैं। उसके बाद है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये होगा कि इसके बाद हम कोई भी स्टेजेस, अगर इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होने वाला है अगर 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू का होगा सपोज, तो जो भी ये एम्पलीफिकेशन यहाँ पे देगा, जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा वो डिवाइड हो जाएगा बिटवीन दी आउटपुट रेजिस्टेंस और जो भी हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं लोड, उसके बीच में। जैसा कि हमें पावर ट्रांसफर थ्योरम में नहीं पता चलता है कि जब आरएस और ये आरटीएच, आरएल एंड आरटीएच इक्वल होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी विच विल बी 50%। लेकिन हमें 50% ही सिग्नल को नहीं ट्रांसफर करना है, हमें सिर्फ 50% आउटपुट नहीं चाहिए, हमें पूरा 100% चाहिए। उस केस में हमें इस सोर्स वाले रेजिस्टेंस को, मतलब इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस आने वाला है उसको 0 पुट करना पड़ेगा, तभी यहाँ जितना आउटपुट आ रहा है वो पूरा का पूरा इस लोड के क्रॉस प्रेजेंट हो सकता है। और इसीलिए आइडियली जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको 0 रखा जाता है, ताकि इससे हम किसी भी वैल्यू के लोड को कनेक्ट करें और पूरा का पूरा आउटपुट उस लोड के अक्रॉस प्रेजेंट हो जाए। कोई भी आउटपुट वोल्टेज जो है आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस ना जाए। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडियली 0 होनी चाहिए। देन उसके अलावा बैंडविड्थ जो होगी इस सर्किट की वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब कि 0 से इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के बीच का कोई भी सिग्नल हो, इसको ये एम्पलीफाई करना चाहिए आइडियली, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ होगी आइडियली इनफाइनाइट होगी फॉर ओपन लूप ओपैम्प। ओपन लूप हर बार आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी हमने फीडबैक यूज नहीं किया है,
जब फीडबैक यूज करेंगे तो देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ओपन लूप ओपन, जहाँ पे कि हमने फीडबैक यूज नहीं किया है। तो विदाउट फीडबैक क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसमें, तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को ये इक्वली एम्पलीफाई करना चाहिए, जबकि हम देख चुके हैं कि प्रैक्टिकली जो है ये कैसी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। ये ग्राफ हमने पहले भी देखा है, ऐसा कुछ अप टू 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, यस और नो। ये गेन था, Yes, ma'am. ये फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम गेन ये प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकली, वो मैक्सिमम अप टू 5 हर्ट्ज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये 3 dB फ्रीक्वेंसी से रिड्यूस, 3 dB वैल्यू से रिड्यूस होने लगेगा जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारे सर्किट में ओपैम लगे हुए हैं, उस ओपैम में जितने भी कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट होने वाले हैं, सीडी एंड सीटी फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रेजेंट होने लगेंगे। और उसके अलावा भी कैपेसिटेंसेस, जैसे ही दो मेटल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आती हैं तो वो ऑटोमेटिक कैपेसिटर फॉर्म करती हैं, क्योंकि दो मेटल और बीच में अगर एक कोई आपका कैपेसिटर किससे बना होता है, मेटालिक प्लेट के बीच में क्या होती है, कौन सा मटेरियल बता सकते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक। यस, डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसा जैसा ही कंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी आईसी फैब्रिकेट किया जाता है तो बीजेटी लगा दिए, लेकिन मेटालिक कनेक्शन भी किए जाते हैं, और अगर मेटालिक कनेक्शन एक दूसरे के पैरेलल में आए तो वहां ऑटोमेटिकली कैपेसिटर फॉर्म होने वाला है, जिनको कि हम बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस। पैरासिटिक, पैरासाइट्स पता है आप लोगों को? पैरासाइट्स, पैरासाइट्स पढ़े होंगे, बताइए भाई। Yes, ma'am. क्या होता है पैरासाइट्स? Parasites are those living types which depend on other living beings. अदर्स, मैम फर्स्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट हो। हाँ, मतलब कि जो अपने खुद से नहीं आते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उन्हीं पर ही ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि खुद ही ग्रो करने पर लगते हैं, और दूसरे जिसके ऊपर आए वो ग्रो ही नहीं करता है। यस और नो? या हिंदी में बोले तो परजीवी, ऐसे कोई पढ़े हुए होंगे आप लोग, हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो उसी से निकल करके आता Yes, है ma'am, like पैरासिटिक। हाँ हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी जब आईसी फैब्रिकेट करते हैं तो हमने तो बनाई मेटल लाइंस की, लेकिन वो मेटल लाइन से क्या ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ गया, पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस। और इन पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस में इफेक्ट इनका तभी बढ़ता जाता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और इसी वजह से हमारा गेन जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो आइडियली हम ये मान के चलते हैं 0 से इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी के बीच में किसी भी सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर दे। नेक्स्ट इज जो सीएमआरआर है, अगेन ओपैम्प की बात करेंगे तो सीएमआरआर तो पिक्चर में आने ही वाला है। सीएमआरआर आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। सीएमआरआर इनफाइनाइट मतलब ऑटोमेटिकली एसी क्या होगा, 0। मतलब ये जो सर्किट हमने पढ़ा है, यहाँ पे आउटपुट में हमें कोई भी कॉमन मोड, मतलब डीसी वोल्टेज तो मिलना ही नहीं चाहिए, कॉमन वोल्टेज मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा सर्किट होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट इज अगेन न्यू टू ऑल ऑफ यू, और इसको हम लोग अभी एक क्लास में पढ़ेंगे भी। बट स्ल्यू रेट होता क्या है? स्ल्यू रेट मतलब कि आउटपुट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv नॉट बाय dt, ये समझ लीजिए, चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होना। इनफाइनाइट होना मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना भी चेंज हो जाए आउटपुट, उसका असर इनपुट वोल्टेज, मतलब जैसे ही इनपुट चेंज हो आउटपुट वैसे ही चेंज हो जाना चाहिए, आप ये समझिए। ऐसा नहीं है कि इनपुट पहले चेंज हो गया आउटपुट बाद में चेंज हो रहा है। जिस इंस्टेंट में इनपुट में चेंज हो रहा है उसी इंस्टेंट में आउटपुट में चेंज होना चाहिए, और तभी हमारा स्ल्यू रेट मैक्सिमम मिलेगा। और अगर वहाँ कोई भी डिले है, दैट मींस स्ल्यू रेट ज्यादा नहीं है और हमारा सर्किट एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इसकी वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और बहुत ही आसान है, इसको आप जल्दी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑप एम्प। अभी हमने
डिटेल्ड सर्किट देखा था, पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम, और उस ब्लॉक डायग्राम का भी कंप्लीट डायग्राम देखा था कि ब्लॉक डायग्राम में भी क्या क्या सर्किट लगे हुए हैं। बट हर जगह हम उसको नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इस ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, और उस इक्विवेलेंट मतलब उस पूरे के पूरे सर्किट को हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज एम्पलीफायर, जो वोल्टेज एम्पलीफायर पहले पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा है कि नहीं बताइए? वोल्टेज एम्पलीफायर Yes, पढ़ा ma'am. है, उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो ओपैम्प है एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट एम्पलीफिकेशन, हम शुरू से ही वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने एडी पढ़ा है। एडी दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, ना कि आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। बट बीजेटी की जब बात करते हैं तो बीजेटी करंट एम्पलीफायर होता है बेटा, वहां पे हम आईसी अपॉन आईवी का रेशियो देखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसी बीजेटी से बना करके हम मिला करके हमने ओपैम्प बनाया है जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, ना कि करंट एम्पलीफायर। तो इस वोल्टेज, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, एक वोल्टेज एम्पलीफायर होगा। वोल्टेज एम्पलीफायर जिसमें कि हमने इनपुट रेजिस्टेंस को लगाना है, आउटपुट रेजिस्टेंस लगाना है एंड वोल्टेज गेन वाला टर्म लगाना है। तो दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट सेक्शन में, देन आउटपुट सेक्शन में एडी इनटू वीटी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, व्हिच इज द डिफरेंशियल वोल्टेज, एंड देन सीरीज में आउटपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अगर हम इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करें तो ये एडी इनटू वीडी क्या होगा, हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज होगा, एंड दिस आर नॉट विल बी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम अपना आउटपुट निकालेंगे। बट क्योंकि आइडियली हमें पता है कि आइडियली आर नॉट 0 है, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू एडी इनटू वीडी। और एडी की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एडी की वैल्यू क्या डिराइव करी है हमने, बताइए? एडी की क्या वैल्यू डिराइव करी है हमने? Practically RC by RE dash. यस, आरसी बाय आरई डैश। प्रैक्टिकली आइडियली इंफिनिटी है, बट हमने जो डिराइव करी है बेटा वो भी तो पता होना चाहिए ना कि वो वैल्यू क्या है, दैट इज आरसी बाय आरई डैश। yes, ma'am. ठीक है। सो इससे जो ओवरऑल फंक्शनिंग निकल करके आई वो यही है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा इस ओपैम्प का, दैट विल बी इक्वल्स टू एडी इनटू V1 माइनस V2 व्हिच इज एडी इनटू वीडी। ये काम करने वाली है ये आईसी, मतलब कि डिफरेंशियल वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा ये ओपैम्प की जो सिंगल आईसी हमने बनाई है यूजिंग फ्यू ट्रांजिस्टर्स एंड रेजिस्टर्स। तो ये हम वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करने वाला है। यस और नो? क्लियर है? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब इसी आउटपुट और इनपुट के रिलेशन को लेकर के हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करेंगे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दूसरा होता है ट्रांसफर कर्व। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अलग होता है एंड ट्रांसफर कर्व अलग होता है, ये आप लोगों को समझना होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आप लोगों ने बीजेटी का पढ़ा है, बट मॉसफेट का आप लोग ट्रांसफर कर्व भी पढ़ते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी पढ़ते हो। ट्रांसफर कर्व जो होता है वो आउटपुट और इनपुट के बीच में होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो आपका या सिर्फ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में होता है। ऐसा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, जैसे कि हम बीजेटी का ट्रांसफर कर्व देखें, आउटपुट ट्रांसफर कर्व, तो वो वीसी और आईसी के बीच में होता है। यस और नो? बताइए, ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा कुछ at different values of IB। सिमिलरली मॉसफेट का भी पढ़ते हैं या FET का भी पढ़ते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है जो कि सिर्फ आउटपुट क्वांटिटीज मतलब आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के रिस्पेक्ट में। बट जो ट्रांसफर कर्व ड्रॉ किया जाता है, ट्रांसफर कर्व ओवरऑल फंक्शनिंग का होता है। ओवरऑल फंक्शनिंग मतलब ये इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में होता है। इनपुट और आउटपुट मतलब ये वाली जो एक्सिस होगी वो हमारे इनपुट को डिनोट करेगी, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो आउटपुट को डिनोट करेगी, और उससे हमें ओवरऑल जो भी ग्राफ मिलने वाला है वो कहलाएगा ट्रांसफर कर्व। जैसे कि इस
जैसा कि यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या पढ़ी, आउटपुट और इनपुट की, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, इसको ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इससे ही आगे ओपैम की बहुत सारी एप्लीकेशंस डिसाइड होती है कि हम कहाँ कहाँ इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल इक्वेशन है ओपैम की जो हमने अभी डिराइव करी है, विच इज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AD इंटू V1 माइनस V2। ये हमें लीनियर दिख रही है या नॉन लीनियर? ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, बताइए। लीनियर इक्वेशन, वेरी गुड। इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि नॉन लीनियर है। लेकिन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम रेंज है। ये हो गई आपकी प्लस वी सेट, एक तो प्लस वी सेट होती है और दूसरी माइनस वी सेट, और ये वैल्यूज आपकी कुछ कम होती हैं प्लस VCC और माइनस VCC से। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है माइनस VCC से। ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जैसे ही हमने VD को इंक्रीज किया, VD हमारी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो सडनली जो आउटपुट है वो लीनियरली इंक्रीज हुआ और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। और उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच करके वो उसी वैल्यू पे सैचुरेट हो गया है। अब उससे ग्राफ आपको ऐसा नहीं मिल रहा है और ऐसा कभी मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही V1 माइनस V2 इंक्रीज हुआ, V1 माइनस V2 के इंक्रीज होते ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। मतलब जो उसकी सैचुरेटेड वैल्यू है, वहां पे पहुंच गया। और उसके बाद वो रीसेट से तो आगे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो रेटिंग है हमारे सर्किट की, जो पावर सप्लाई रेंज है, उस रेंज तक तो ऑलरेडी पहुंच गया। अब उससे आगे आप V1 माइनस V2 को कितना भी बढ़ाइए, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बस वो उसी वैल्यू पे फिक्स रहने वाला है। तो यही ओपैम की ओपैम का ट्रांसफर कर्व होता है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस के लिए ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। सपोज V1 माइनस V2 आपका मिली वोल्ट में है, 5 मिली वोल्ट, और इसी के लिए ये पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू तक। तो अब आप इससे और वैल्यू को बढ़ाते जाइए, 5 मिली से आप इसको 10 मिली, 100 मिली, कुछ भी करते जाइए, बट ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे फिक्स रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये गेन मिलता है AD, दिस AD गेन इज वेरी हाई, प्रैक्टिकली 10 टू द पावर 6 हमने देखा हुआ, 2 into 10 to the power 5 होती है वैसे तो 741 के लिए, पर इस रेंज में होती है कि अगर हमारा V1 माइनस V2 मिलीवोल्ट या माइक्रोवोल्ट रेंज में है ना, उसके लिए भी ये अपनी मैक्सिमम मतलब प्लस 15 माइनस 15 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जनरली जो प्लस VCC और माइनस VCC लिया जाता है वो प्लस 15, अब तो प्लस 5 माइनस 5 हो गया, बट रेंज को बढ़ाने के लिए जो हमारे लैब में अवेलेबल है वो प्लस 15 से माइनस 15 के बीच में है। तो वो बहुत ही जल्दी इस रेंज पे पहुंच जाता है, बिकॉज दिस AD इज वेरी हाई। सो जो आउटपुट है, वो जो ग्राफ हमें मिल रहा है, दिस ग्राफ इज नॉट एट ऑल लीनियर एट एवरी रेंज। मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही हमें लीनियर इंक्रीज मिल रहा है, उसके बाद ये फिक्स हो गया है। मतलब कि ग्राफ लीनियर नहीं है, ग्राफ नॉन लीनियर है, इवन दो दिस इक्वेशन इज लीनियर। ये समझने वाली चीज है कि ग्राफ में आपको सिर्फ लीनियर रेंज नहीं दिख रही है, ग्राफ में आपको नॉन लीनियर रेंज भी दिख रही है। जहां पे कि ये सैचुरेट हो गया वो नॉन लीनियर रेंज हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो आउटपुट इज कांस्टेंट, दैट मींस ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो इसी वजह से ओपैम का जो यूज होता है ना सिर्फ लीनियर एप्लीकेशंस में होता है, इसका यूज नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, नॉन लीनियर एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे कि हमें वेवफॉर्म्स को जनरेट करना होता है। वेवफॉर्म को जनरेट करना जैसे कि मल्टी वाइब्रेटर पढ़ेंगे, 555 टाइमर पढ़ेंगे, वहां पे हमारा काम क्या होता है, उस सर्किट का काम होता है एक फिक्स वैल्यू की पल्सेस को जनरेट करना, ऐसा। एंड दिस इज नॉट एट ऑल लीनियर एप्लीकेशन। यहाँ पे हम एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जनरेशन कर रहे हैं वेवफॉर्म्स का, विच इज नॉन लीनियर इन नेचर। तो इसीलिए ओपैम का जो यूज है हम लीनियर एप्लीकेशंस में भी करते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर की तरह हो गया, समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। और उसी तरीके से नॉन लीनियर भी हो सकता है। नॉन लीनियर कैसे? जैसे कि हमें स्क्वायर पल्सेस जनरेट करनी है, ट्रायंगुलर जनरेट करनी है, और उसके अलावा हमें मल्टी वाइब्रेटर का काम लेना है, 555 टाइमर का काम लेना है, तो वो काम भी हम ओपैम की मदद से ले सकते हैं। सो एप्लीकेशन ओपैम के लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। सो ये ग्राफ क्लियर है आप लोगों को? ट्रांसफर कर मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में
से हमें ये पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन हमें लीनियर भी मिल सकता है, नॉन लीनियर भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप एम्प बहुत ही जल्दी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। जैसे ही ये डिफरेंस थोड़ा सा भी बढ़ेगा, थोड़ा सा भी मतलब वेरी स्मॉल रेंज, माइक्रोवोल्ट रेंज का भी डिफरेंस अगर बढ़ा, तो वो जैसे ही इंक्रीज होगा डिफरेंस में, तो आउटपुट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। दैट मीन्स कि इसको हम लीनियर रेंज में बहुत ही कम यूज कर सकते हैं, ऐसा। ये ग्राफ क्लियर है आप लोगों को या नहीं? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे? ये पीडीएफ आज मैं क्लासरूम बनाने वाली हूँ, आप लोगों की गूगल क्लासरूम। उस क्लासरूम में फिर सारी चीजें अपलोड करूंगी। मैं ओलंपस पे अपलोड नहीं करने वाली हूँ। क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई भी डाउट हो तो बताइए। इवन आप लोग पूछ भी सकते हैं, बट कभी डाउट होता ही नहीं है आप लोग को। So this was the complete block diagram, characteristic, transfer curve and equivalent circuit of the op amp। अब कल की क्लास में हम लोग ओपन लूप सर्किट पढ़ेंगे और उसके अलावा पावर सप्लाई, रिजेक्शन रेशियो और पावर सप्लाई रेंज ऑफ दी op amp भी हमें पढ़नी है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं?